हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, यहां पे सबसे पहली बात आती है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाले शेयर्स पे ही फोकस करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग में जाते हैं या फिर आप किसी भी तरह के ट्रेडिंग टिप्स किसी से लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है आप गलत हो सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई बेहतर नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, किसी भी तरीके का आपको ज्ञान नहीं है शेयर मार्केट का, उसके बाद भी अगर आप कुछ चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में, आम लाइफ में, रोज़ाना की लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में अगर आपकी कुछ चीज़ें जो काम आती हैं उन चीज़ों को लेके अगर आप अपना एक नज़रिया बनाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी तरह की ट्रेडिंग टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की टिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम ऐसे ही बात करने वाले टोटल 3 सेक्टर के दिग्गज 3 शेयर्स के बारे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के परिदृश्य से अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपसे भी इस चीज़ का अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी उन शेयर्स के बारे में मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने आज जो आपको 3 शेयर आगे बताने वाला हूँ उन शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, उन 3 सेक्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है सेक्टर। किसी भी तरह से, या आप मान सकते हैं किसी भी तरह से कोई भी स्ट्रॉन्ग शेयर हो, लेकिन उस शेयर का सेक्टर अगर आने वाले 10, 15, 20 साल में अगर कमज़ोर होने वाला है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको इस बात का खुद ही पता है कि किसी भी शेयर सेक्टर पे अगर गवर्नमेंट की किसी भी तरह की अगर नीति है, रणनीतियाँ हैं, कोई भी बदलती है, जैसे कोई पोल्यूशन से रिलेटेड सेक्टर है, किसी भी तरह की ऐसी कंपनियां हैं जिनसे आने वाले टाइम में पोल्यूशन बढ़ सकता है, तो उन कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट की जो मार है वो कभी भी पड़ सकती है। और आप अगर उन कंपनियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सोचते हैं तो हो सकता है आप उस जगह पे गलत हो जाए। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्टर की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहला शेयर है वो आपको सुझाव करूँगा कि आप हॉस्पिटल के शेयर्स हैं, हेल्थ केयर से संबंधित शेयर है, उन पे ध्यान ज़रूर दें। जैसा कि अभी कोरोना आया तो उसके माध्यम से लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल गई कि हेल्थ केयर के शेयर्स हैं, हॉस्पिटल्स के शेयर हैं, वो आने वाले टाइम में ज़रूर भागने वाले हैं। क्योंकि ऐसी महामारियाँ कभी भी किसी को पूछ के नहीं आती है और ऐसी कंडीशंस में हेल्थ केयर के जो स्टॉक्स है, हॉस्पिटल्स के स्टॉक है, वो बढ़ने वाले हैं। और चाहे कितनी भी दवाइयाँ बन जाए, आने वाले हर एक टाइम में, हर एक आप मान सकते हैं कि दशक में बीमारियां हमेशा बढ़ती ही है, कभी घटती नहीं। दूसरा शेयर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सुझाव करूँगा कि चाहे किसी भी तरीके का बजट सरकार लॉन्च करे, किसी भी तरीके का टैक्स सरकार बढ़ाए, किसी भी तरीके की रणनीति सरकार अपनाए, लेकिन एक ऐसा सेक्टर होता है वो है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर किसी भी तरह के टैक्स के बढ़ने से या फिर किसी भी तरह की सरकार की रणनीति है उसके आने से कोई फ़र्क है वो ज़्यादा नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप बालों में हेयर ऑयल लगाते हैं उस पर चाहे टैक्स 5% से 12% हो जाए, 9% हो जाए या फिर 18% हो जाए, आदमी कभी भी बालों में तेल लगाना नहीं छोड़ेगा। आप टूथब्रश करते हैं उसमें चाहे किसी भी तरह का टैक्स गेन हो, चाहे कोई भी आओ, आप कितनी भी तकनीक अगर नई, एक बात और बता दूं मैं आपको, एक टेक्नोलॉजी चेंज का जो अभी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। पहले जो आप टीवी देखते थे उसकी जगह LCD आया, फिर LED आया, अब सुपर एमोलेड टीवी आते हैं, वो आते हैं। तो ऐसे करके टेक्निक्स है वो हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन FMCG सेक्टर में कितनी भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, बालों में अगर तेल लगता है तो उसकी जगह जेल लग सकती है, जेल की जगह तेल लग सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज है, उसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते आने वाले 20 या 30 साल में। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती जिसके तहत आप अपने दांतों में टूथब्रश करना बंद कर दें, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो सारे काम कर दे या फिर कुछ भी कर दे। लेकिन आप जो कंज्यूमर गुड्स है उसमें कोई भी ज़्यादा चेंज की उम्मीद है वो नहीं रख सकते। इसमें सबसे दूसरा जो टॉप सेक्टर है वो बताना चाहूँगा FMCG। अब यहाँ पे तीसरा सेक्टर है वो एक हम रिस्क के आधार पे खेल सकते हैं, या फिर आप मान सकते हैं कि हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी जो कंजर्वेटिव जो भावना है उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आने वाले 10 साल में क्या चीज़ नई हो सकती है,
किस चीज़ का चलन आ सकता है, किस चीज़ के बारे में लोग ज़्यादा जाएंगे, उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाहूँगा, इसमें है वो आपको एक शेयर सजेस्ट करूँगा। इसी आधार पे सारे के सारे हम तीनों शेयर हैं वो देखेंगे, फंडामेंटली, टेक्निकली उसमें क्या क्या अभी आने वाले टाइम में अभी पी रेशियो वगैरह क्या चल रहे हैं, क्या फेस वैल्यू है, क्या उनकी जो बेस्ट बाइंग वैल्यू है वो क्या है, सारी की सारी बातें करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा पहला स्टॉक है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो है नारायणा हृदयाला लिमिटेड। ये स्टॉक आपको क्यों बता रहा हूँ, हॉस्पिटल्स में कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि आपको पता है कि उनमें डेब्ट बहुत ज़्यादा होता है हॉस्पिटल्स में। अब इसमें सबसे खास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नारायणा हृदयाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, विदेशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल्स की चेन है जिनमें ओपन हार्ट सर्जरी है वो नहीं होती है, लेकिन नारायणा हृदयाला हॉस्पिटल के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इंडिया में ओपन हार्ट सर्जरी इन्होंने की है। और आने वाले टाइम में इसलिए बता रहा हूँ इसका, क्योंकि आने वाले टाइम में हार्ट पेशेंट्स है वो दर बेदर हर दिन बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हॉस्पिटल्स की इनकम है वो आपको पता है कि वो ज़्यादा ही होनी है। ये आप समझ सकते हैं कि एक स्मॉल कैप से निकलता हुआ और मिड कैप में जाता हुआ स्टॉक है आपका 9,578 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसके अंदर स्टॉक का पी नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेक्टर पी है अभी हॉस्पिटल्स का है वो चल रहा है लगभग 55 के करीब, और आपको रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बढ़िया दिख जाएगा, 11.7% है, ये ज़्यादा बढ़िया डिविडेंड ये देता है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। इस स्टॉक में सबसे पहले मैं आपको जो बात है प्रॉफिट एंड लॉस की वो बता देता हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में स्टैंड अलोन आप मार्च 2011 से लेकर अब मार्च 2020 में इनका जो है वो सेल्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ में आप जैसे प्रॉफिट देखेंगे तो आपको पता है कि नेट प्रॉफिट है वो मार्च 2020 का यहाँ पे शो करेगा जो 119 करोड़ है, लेकिन अभी टीटीएम जो आज आप देख पा रहे हैं इससे लगभग मान सकते हैं कि 12 महीने पहले से क्या रिकॉर्ड है, अभी आज की डेट से 12 महीने पीछे तक का क्या रिकॉर्ड है, तो वो आपको दिखा रहा है माइनस में, जो कि आप ये लॉस समझ लीजिए, लॉस दिखा रहा है 70 करोड़ का। तो ये बहुत ही बुरी बात है, लेकिन वो आप समझ सकते हैं कि कोरोना की वजह से ये सारी चीजें हुई है इस बार। तो हम अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। हमारा दूसरा स्टॉक है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक फ्यूचर को देखते हुए हमें एक फ्यूचर सेक्टर लेना है जो आने वाले 10 या 15 साल का टाइम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट में रहे, तो वो है कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उसमें सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है बैटरी का, जबकि बाद में एक्साइड है वो ज़्यादा बना रहा है। एक्साइड का जो लोकल मार्केट है वो सबसे ज़्यादा है आमरोन से, क्योंकि आमरोन की बैटरियाँ महंगी होती है, एक्साइड की उनके कंपेटेबिलिटी सस्ती होती है। तो एक्साइड का मैं आपको मार्केट कैप मिड कैप का बता सकता हूँ, 18,232 करोड़ का मिड कैप ये मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 25 रुपए, और यहाँ पे सेक्टर पी अगर देखा जाए अभी तो ये लगभग शायद 30-35 के करीब चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बिल्कुल सही है, आरओसी भी सही है, और फेस वैल्यू 1 रुपए की है, आपको बताइए स्प्लिट हो रखा है ये शेयर बहुत बार। अब इसमें ये लगभग हाईएस्ट 219 रुपये जा चुका है और 122 रुपये इसका लोवेस्ट रेंज है, ये आप देख सकते हैं। और अभी जो हाईएस्ट अभी चल रहा है वो लगभग अभी ही चल रहा है, जो हाई रेंज में चल रहा है वो अभी खुद ही चल रहा है। और इसके अंदर हम देख लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो आपको पता है कि वैसे भी इनका बैटरियों का सबसे ज़्यादा एक सदाबहार है, चाहे 12 मंथ में कोई सा भी मंथ हो इनकी बराबर सेल होती रहती है। और इसके अंदर जो मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ इनकी बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है वो लगभग 2009 से आप मान सकते हैं, एक बार इन्होंने यहाँ पे बोनस दिया था 2010 में, उसके बाद 85 करोड़ की जो 85 करोड़ की ही है अब तक 10 साल तक से कंटिन्यू 85 करोड़ की ही बनी हुई है। तो ये सबसे एक प्लस पॉइंट मान सकते हैं, किसी भी स्टॉक के अंदर उसकी शेयर कैपिटल है वो बढ़ती हुई नहीं दिखनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि बढ़ती हुई नहीं दिखनी चाहिए। इनका रिजर्व है वो लगातार कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, 2009 के मुकाबले अब तक ये समझ सकते हैं कि आप लगभग 7-8 गुना हो चुका है। बोरोइंग्स है ये समझ सकते हैं कि हम इनके रिजर्व सरप्लस के मुकाबले में नाम मात्र का है, 501 करोड़ का इनका कर्जा है जो नाम मात्र का, मैं ये समझ सकता हूँ नाम मात्र का मान सकते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं फिक्स असेस्ट है ये भी ज़्यादा है इनकी, और
जो इन्वेस्टमेंट्स है ये भी 18,462 करोड़ का है, तो उसके मुकाबले में जो कर्जा है वो बहुत ही बिल्कुल कम है। तो इस स्टॉक को हम मान सकते हैं फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, इसमें कोई भी कमी वाली बात नहीं है। अब हम चल लेते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, जो मैं आपको एफएमसीजी का तो मैंने बताया ही था कि मैं एफएमसीजी बहुत ज़्यादा लाइक करता हूं। तो एफएमसीजी में हम जो लास्ट स्टॉक है वो देखेंगे अपना। एफएमसीजी में हमारा स्टॉक रहेगा वो रहेगा मैरिको लिमिटेड। इसका मार्केट कैप आप देख पा रहे हैं जैसे 53,000 करोड़ के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी सही है, फेस वैल्यू है वो 1 रुपए की स्प्लिट हो रखा है शेयर। और लो और हाई जो आप देख पा रहे हैं 435 रुपये, अभी लो जो हाई है हाई का आसपास ही चल रहा है स्टॉक। और 234 रुपये इसका लो था जो कोरोना में हुआ था। अभी 435 420 के करीब ये स्टॉक चल रहा है। इसके अंदर भी खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल है इनकी ये लगभग 2016 के बाद इन्होंने अभी तक कोई भी मान सकते हैं कि आप इन्होंने बोनस नहीं दिया, बोनस नहीं दिया तो उसकी शेयर कैपिटल है वो 2016 के बाद से अभी तक 129 करोड़ है, वो मैं एकदम बिल्कुल सही मानता हूँ। और रिजर्व और सरप्लस है ये भी सही है। और इसके मुकाबले में बोरोइंग्स है ये बिल्कुल कम है, 326 करोड़ की है। सितंबर 2020 का आप डाटा देख पा रहे हैं जिसमें 326 करोड़ की है। सबसे बड़ी जो बात है वो है कि एफएमसीजी सेक्टर में जो आप नॉर्मल जो घरेलू उत्पाद जो 1 रुपये से लेके और 100 रुपये तक की कोई भी चीज़ है उसमें आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिलेगी वो मिलेगी मैरिको लिमिटेड की, क्योंकि मैरिको का जो बिजनेस मॉडल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप मान सकते हैं रिलायंस की बजाय, मैं अगर रिलायंस से अगर कंपेयर करता हूँ मैरिको को तो मुझे मैरिको ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि कर्जे वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिन तक या लॉन्ग टर्म के लिए टिक नहीं सकती है, लेकिन जिस पे कर्जा कम है वो स्टॉक्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा टिक सकता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इनका बीच में 872 करोड़ का हो गया था कर्जा, उसके बाद भी अब है वो सितंबर 2020 में उससे भी 50% है। तो आप मान सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक स्टॉक है। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी स्टॉक से, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर है उससे भी इस स्टॉक को कंपेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें।